इस विशेष गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वे मतलब बहुत ही दिलचस्प हैं और हमारे जीवन से काफ़ी गहराई से जुड़े हुए हैं। आज हम उस विशाल रहस्यमयी प्रणाली का विश्लेषण कर रहे हैं जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की अर्थव्यवस्था और कृषि को सीधे तौर पर नियंत्रित करती है। हाँ, यानी भारत की मानसूनी जलवायु। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है वो केवल मौसम की कोई सामान्य रिपोर्ट नहीं है। वे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से ये डिकोड करते हैं कि कैसे भौगोलिक आकृतियां, महासागरों की दूरियां और पृथ्वी के वायुमंडल में मीलों ऊपर बहने वाली हवाएं आपस में मिलकर एक अत्यंत जटिल जलवायु प्रणाली का निर्माण करती हैं। सही कहा। तो इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य मौसम और जलवायु के बुनियादी अंतर को स्पष्ट करना है। जी, और साथ ही उन तमाम भौगोलिक और वैज्ञानिक कारणों की तह तक जाना है जो भारतीय मानसून को दुनिया भर में इतना अनूठा बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्रोतों से मिले इन शानदार तथ्यों के आधार पर इस पूरी प्रणाली को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी अवधारणा से करते हैं। अक्सर रोजमर्रा की बातचीत में मौसम और जलवायु शब्दों का इस्तेमाल एक ही अर्थ में कर लिया जाता है, जो कि विज्ञान की नज़र में एक बहुत बड़ी चूक है। एकदम सही। तो स्रोत इस बारे में सबसे पहला अंतर क्या बताते हैं? स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मौसम यानी वेदर वायुमंडल की एक अल्पकालिक या शॉर्ट टर्म अवस्था है। हाँ। मतलब सुबह कड़ाके की धूप हो सकती है और शाम को अचानक काले बादल छा सकते हैं और बारिश शुरू हो सकती है। ये मौसम है जो पल पल बदलता है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर जलवायु या क्लाइमेट की तस्वीर एकदम अलग हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि जलवायु किसी एक दिन या महीने की बात नहीं है। ये किसी भी विस्तृत क्षेत्र का लगभग 30 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक का एक औसत अध्ययन होता है। मतलब पूरे 30 साल का डेटा। हाँ, इस दीर्घकालिक पैमाने पर तापमान, वर्षा, वायुदाब और पवनों की दिशा का एक ट्रेंड दिखा जाता है। जब इस पैमाने पर भारत का अध्ययन किया गया तो हमारी इस प्रणाली को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का नाम दिया गया। ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु शब्द काफी ध्यान खींचता है। उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल का मतलब तो समझ आता है कि हम कर्क रेखा के आसपास के गर्म क्षेत्र में आते हैं। जी। लेकिन ये जो मानसून शब्द है जिस पर हमारी पूरी कृषि टिकी है, इसका असली अर्थ क्या है? ये शब्द आखिर आया कहाँ से है? ये असल में अरबी भाषा के शब्द मौसम से निकला है। इसका अर्थ बड़ा ही रोचक है। इसका मतलब है ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा का पूरी तरह से बदल जाना। हवाओं का दिशा बदलना। हाँ, इसे अगर एक चित्र के रूप में देखा जाए तो ये ऐसा है जैसे हवाएं साल में 2 बार यू टर्न लेती हैं। ये यू टर्न वाला हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प है। होता दरअसल ये है कि गर्मियों के समय भारत का विशाल भूभाग बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे वहां हवा ऊपर उठती है और एक लो प्रेशर या निम्न वायुदाब बन जाता है। इसलिए गर्मियों में हवाएं समुद्र से भारी मात्रा में नमी उठाकर जमीन की तरफ दौड़ती हैं। और सर्दियों में यही पूरी प्रक्रिया 180 डिग्री पलट जाती है। जमीन ठंडी हो जाती है और समुद्र अपेक्षाकृत गर्म, तो हवाएं वापस जमीन से समुद्र की ओर बहने लगती हैं। ये जो पवनों की दिशा में विशाल बदलाव है, यही मॉनसून की असली परिभाषा है। लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए सिर्फ जमीन और पानी का गर्म होना ही काफी नहीं है ना? एकदम सही कहा आपने। इतनी बड़ी जलवायु प्रणाली को चलाने के लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं। हमारे स्रोतों में इसे याद रखने का एक बहुत ही शानदार एक्रोनिम या ट्रिक दी गई है, लैंडफॉर्म्स। LANDFORMS। ये ट्रिक वाकई बहुत मददगार है। जी, ये उन सभी कारकों को समेटता है जो जलवायु को नियंत्रित करते हैं। इसमें अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, पवन दिशा, वनस्पति, समुद्री धाराएं, वर्षा, पर्वत और मृदा शामिल है। तो भारत के संदर्भ में इनमें से सबसे अहम कारक कौन से हैं? भारत के मामले में अक्षांश और पर्वत, खासकर हिमालय, सबसे अहम रोल प्ले करते हैं। हिमालय का प्रभाव तो ऐसा है कि अगर वो अपनी जगह पर ना हो तो भारत का पूरा भूगोल ही कुछ और होता। मतलब स्रोत हिमालय की एक दोहरी भूमिका की ओर इशारा करते हैं। बिल्कुल। सर्दियों में जब साइबेरिया और मध्य एशिया से जमा देने वाली बर्फीली हवाएं दक्षिण की ओर बढ़ती हैं तो हिमालय एक विशाल ढाल या दीवार की तरह खड़ा हो जाता है और उन्हें भारत में प्रवेश करने से रोक देता है। जी, अगर यह दीवार न होती तो उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा एक ठंडे रेगिस्तान में बदल चुका होता। और गर्मियों में यही दीवार एक अलग तरह से काम करती है।
जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मानसूनी हवाएं नमी लेकर उत्तर की तरफ बढ़ती हैं तो हिमालय उन्हें पार नहीं करने देता, वो इन हवाओं को रोककर फंसा लेता है। जिसके कारण ये हवाएं मजबूर होकर पूरे उत्तर भारत में भारी वर्षा करती हैं। सही कहा। लेकिन इस जमीनी भूगोल के अलावा वायुमंडल में बहुत ऊपर कुछ ऐसा चल रहा है जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। हाँ, स्रोतों में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र है जो भारत से बहुत दूर होती हैं, फिर भी यहाँ गहरा असर डालती हैं। मैं जेट स्ट्रीम और एल नीनो की बात कर रहा हूँ। ये दिखाता है कि पूरी पृथ्वी का सिस्टम आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट सच में हैरान करने वाला है। ये जमीन पर चलने वाली हवाएं नहीं है। वायुमंडल में लगभग 9 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जहां कमर्शियल हवाई जहाज उड़ते हैं, वहां हवा की बहुत ही तेज तूफानी नदियां बह रही हैं, जिनकी गति 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। बाप रे, इतनी तेज गति! हाँ, स्रोतों में 4 मुख्य प्रकार की जेट स्ट्रीम्स का जिक्र है। गर्मियों में तिब्बत का पठार इतना अधिक गर्म हो जाता है कि वो इन हवाओं के पैटर्न को बदल देता है। एक खास उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम बनती है जो मानसूनी हवाओं को भारत की तरफ खींचने में एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करती है। बिल्कुल। और इसी ग्लोबल कनेक्शन का दूसरा बड़ा हिस्सा है प्रशांत महासागर का एल नीनो प्रभाव। ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका के पेरू तट पर पानी का तापमान भारत की मानसूनी बारिश को कैसे तय करता है। सामान्य तौर पर प्रशांत महासागर में हवाएं गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे हमारे यहाँ अच्छा मानसून आता है। लेकिन एल नीनो के साल में ये सिस्टम बिगड़ जाता है। पेरू के तट का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है और हवाओं का चक्र पूरी तरह पलट जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि जो नमी और बादल भारत की तरफ आने चाहिए थे, वे प्रशांत महासागर के बीच में ही बरस जाते हैं। सही कहा। एल नीनो सीधे तौर पर मानसूनी हवाओं को कमजोर कर देता है और भारत में भयंकर सूखे की स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी तो है, लानीना। जी, इसके ठीक उलट लानीना है। जब पेरू के तट का पानी सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है तो ये भारत के मानसून को और भी ज्यादा ताकतवर बना देता है। इसके प्रभाव से भारत में सामान्य से अधिक बारिश होती है। ये एक तरह की ग्लोबल रस्साकशी है। खैर, अब इस ग्लोबल सिस्टम से वापस भारत की मुख्य भूमि पर आते हैं। मान लेते हैं कि परिस्थितियां अनुकूल हैं और 1 जून के आसपास मानसून केरल के तट पर पहुंच जाता है। यहाँ से जो महायात्रा शुरू होती है वो बहुत ही नाटकीय है। स्रोत बताते हैं कि भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण ये मानसून 2 विशाल शाखाओं में बंट जाता है। पहली अरब सागर शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा। जी, अरब सागर शाखा का सफर पश्चिमी तट से शुरू होता है और सबसे पहले पश्चिमी घाट के पहाड़ों से टकराता है। जब नमी से भरी हवाएं पश्चिमी घाट से टकराकर ऊपर उठती हैं तो ठंडी होकर भयंकर बारिश करती हैं। करीब 250 से 400 सेंटीमीटर तक की बारिश। बिल्कुल, इसीलिए कोंकण और मालाबार तट पर इतनी घनी हरियाली है। लेकिन जैसे ही ये हवाएं पहाड़ पार करके दूसरी तरफ नीचे उतरती हैं, कहानी पूरी तरह बदल जाती है। घाट पार करने के बाद हवाएं जब नीचे उतरती हैं तो गर्म होने लगती हैं और नमी खो जाती हैं। इस घटना को वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो इफेक्ट कहा जाता है। यही वजह है कि जहां एक तरफ मुंबई में बाढ़ आ रही होती है, वहीं महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्सों में सूखा रह जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसी शाखा का एक हिस्सा जब राजस्थान पहुंचता है तो वहां अरावली पर्वत श्रृंखला मौजूद है। लेकिन अरावली का विस्तार इन हवाओं की दिशा के बिल्कुल समानांतर है। मतलब हवाओं को रोकने के लिए कोई रुकावट ही नहीं है। इसीलिए ये नमी भरी हवाएं बिला बरसे ही सीधे आगे निकल जाती हैं और पश्चिमी राजस्थान एक सूखा रेगिस्तान बना रहता है। और अगर हम दूसरी शाखा यानी बंगाल की खाड़ी शाखा की बात करें तो ये म्यांमार और बांग्लादेश होते हुए हिमालय से टकराती है। जी, और फिर ये भी 2 हिस्सों में बंटती है। इसका एक हिस्सा जो पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाता है वो एक बहुत ही अनोखी भौगोलिक स्थिति का सामना करता है। मेघालय की बात कर रही हैं? बिल्कुल, मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां कुछ इस तरह से मौजूद हैं कि वे एक कीप या फनल का आकार बनाती हैं। जब नमी भरी हवाएं इस फनल में घुसती हैं तो चारों तरफ से फंस जाती हैं। उनके पास ऊपर उठकर बरसने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता।
इसी फनल इफेक्ट के कारण मेघालय के मौसिन राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। बारिश होती तो बहुत है, लेकिन इसका स्वभाव बहुत ही अनिश्चित है। स्रोत बताते हैं कि व्लादिमीर कोपन ने इसे बहुत बारीकी से वर्गीकृत किया है। हाँ, क्योंकि मानसूनी बारिश सिर्फ 4 महीनों यानी जून से सितंबर के बीच होती है और भारत की कुल बारिश का 75% हिस्सा यही है। ये बारिश इतनी मूसलाधार होती है कि कई जगह मिट्टी का भारी अपरदन कर देती है। तापमान और वर्षा के इसी स्थानिक अंतर को देखते हुए कोपेन ने भारत को कई जलवायु प्रदेशों में बांटा है। जैसे उन्होंने AM कोड का इस्तेमाल किया, जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को दर्शाता है। जी, और AW सवाना प्रकार की जलवायु के लिए, जहां सर्दियां सूखी होती हैं। BWH मरुस्थलीय इलाकों के लिए है। यह वर्गीकरण साबित करता है कि भारत कई जलवायुओं का एक महाद्वीप है। और ये पूरी प्रणाली भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। लेकिन सितंबर के बाद ये पूरी प्रणाली उल्टी कैसे घूमने लगती है? सितंबर से उत्तर पश्चिम भारत का तापमान गिरने लगता है और वहां हाई प्रेशर बन जाता है। इससे हवाएं वापस समुद्र की ओर लौटना शुरू कर देती हैं। इसे ही मॉनसून का लौटना या रिट्रीटिंग मॉनसून कहते हैं। बिल्कुल, लौटते समय ये पवनें बंगाल की खाड़ी से नमी उठा लेती हैं और फिर अक्टूबर-नवंबर में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर मूसलाधार बारिश करती हैं। इसके बाद आधिकारिक रूप से शीत ऋतु आती है और सर्दियों में एक और बहुत ही खास मौसमी घटना होती है, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये असल में भूमध्य सागर के ऊपर बनने वाले तूफान हैं, जो इराक, ईरान होते हुए भारत आते हैं। इनके कारण उत्तर भारत में होने वाली हल्की बारिश रबी की फसल, खासकर गेहूं के लिए वरदान साबित होती है। फिर ग्रीष्म ऋतु आती है, जिसमें लू जैसी सूखी हवाएं चलती हैं। और मानसून के आने से ठीक पहले कुछ आंधी तूफान वाली बारिश भी होती है, जैसे पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी और दक्षिण भारत में आम्र वर्षा, जो आम की फसल को पकने में मदद करती है। अंत में अगर हम बारिश के वितरण को देखें तो स्रोतों के अनुसार इसमें भारी अंतर है। ये पूरी तरह से भू-आकृति और समुद्र से दूरी का खेल है। पश्चिमी घाट और मेघालय में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में पूरे साल में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा दर्ज की जाती है। भूगोल सच में यहाँ का जीवन तय करता है। तो इस विस्तृत चर्चा से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि भारतीय जलवायु केवल हवा और पानी का मेल नहीं है। बिल्कुल, ये पहाड़ों की ऊंचाई, महासागरों की धाराओं और हवाओं की दिशाओं का एक बेहद जटिल और नाजुक संतुलन है। ये सिर्फ एक भौगोलिक घटना नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन की जीवन रेखा है। और स्रोतों से मिली इस गहरी जानकारी के आधार पर एक सोचने वाली बात सामने आती है। हमने देखा कि हिमालय की ऊंचाई और हवाओं की दिशा कैसे सब कुछ तय करती है। जी, अगर भविष्य में वैश्विक बदलावों के कारण इन मानसूनी हवाओं की दिशाओं में मामूली सा भी स्थायी बदलाव आ जाए तो क्या होगा? क्या ये हमारी पूरी कृषि व्यवस्था को हमेशा के लिए नहीं बदल देगा? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है और इतिहास भी हमें यही सिखाता है कि ये हवाएं कितनी अहम हैं। प्राचीन काल में रोमन और अरब नाविकों ने हवाओं के इसी यू टर्न को समझ लिया था और उन्होंने इन मानसूनी हवाओं को अपने जहाजों का इंजन बना लिया था। बिल्कुल, वे गर्मियों में हवाओं के सहारे भारत आते थे और सर्दियों की लौटती हवाओं के सहारे वापस अपने देशों को लौट जाते थे। मतलब जिस मानसून को हम सिर्फ खेती और बारिश के नजरिए से देखते हैं, उसी मानसून ने सदियों पहले भारत को विश्व व्यापार के केंद्र में स्थापित कर दिया था। ये एक ऐसा पहलू है जो इस पूरी जानकारी को एक नया और विचारणीय परिप्रेक्ष्य देता है। एकदम सही बात है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में इतना ही। नई जानकारियों और गहरे विश्लेषण के साथ फिर जुड़ेंगे।